वेलकम बैक टू आवर चैनल आर लर्निंग क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले क्लास 9 की साइंस का फिजिक्स का चैप्टर फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। इससे पहले हमने इसका एक पार्ट कवर कर लिया जिसमें हम लोगों ने जाना था कि फोर्स क्या होता है या फिर बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है, ये सब हम लोगों ने देख लिया था। अब बारी है न्यूटन्स के लॉ ऑफ मोशन की। ठीक है, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं, जैसा कि आपको लिखा हुआ दिख ही रहा होगा। इन 1687 आइजैक न्यूटन gives law of motion in his book Principia। ओके, तो 1687 में किसने दिया था? आइजैक न्यूटन ने लॉ ऑफ मोशन। जैसे कि जो है आपको पता है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन बोलते हैं, तो मतलब न्यूटन ने ही दिया होगा तभी बोलते हैं। ठीक है, और किस बुक में दिया था? प्रिंसिपिया। ये तो हो गई जीके की बात। अब साइंस पढ़ते हैं। ठीक है, साइंस में ये था न्यूटन गिव्स थ्री लॉस ऑफ मोशन। कौन कौन से लॉ ऑफ मोशन दिए थे उसने? 3 लॉ ऑफ मोशन दिए थे और अलग अलग टाइप के। जैसे कि देखिए, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पे उसमें क्या था? इनर्शिया के ऊपर डिपेंड था। पूरी जो भी स्टोरी थी फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की, वो इनर्शिया पे डिपेंड थी। ओके, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इनर्शिया, इसलिए ब्रैकेट में लिखा है, इसलिए हम इसे लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोल सकते हैं। ओके, ये जो ब्रैकेट में लिखा है हम इसे बोल सकते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया। ओके, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन किस पे डिपेंड था? मोमेंटम पे, तो इसे हम क्या बोलेंगे? लॉ ऑफ मोमेंटम भी बोल सकते हैं। ठीक है, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, या फिर आपसे बोल दिया जाए एक्शन रिएक्शन का जो लॉ है, या फिर लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन अगर आपसे पूछ दिया जाए तो उसका मतलब ये है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब हम लोग वन बाय वन एक एक लॉ उसका कंप्लीट करेंगे। ओके, वो समझेंगे कैसे क्या था। ओके, तो आज हम पढ़ने वाले क्या? न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो देखिए यहाँ पे हमने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन मेंशन कर दिया है न्यूटन का। देखिए, ए बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अनलेस एक्टेड अपॉन बाय एन अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स। देखिए, जितना आपने पढ़ा वो सामने लिखा है, आप इसको समझना कैसे? ये देखिए, एक बॉडी अपने स्टेट ऑफ मोशन में या फिर रेस्ट में रहने की कोशिश करती है तब तक जब तक जो है क्या कहते हैं, उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना अप्लाई किया जाए, तब तक वो रेस्ट में ही रहती है। मतलब देखिए, अगर रेस्ट में है कोई बॉडी तो वो रेस्ट में ही रहेगी। न्यूटन का कहना था कि अगर कोई रेस्ट में बॉडी है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, और अगर मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी, अगर उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए। ठीक है, तो न्यूटन ने क्या कहा? ए बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। अगर यूनिफॉर्म मोशन कर रही है तो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी, अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी। ठीक है, जब तक कि उस पे कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स ना लगाया जाए। अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है? पिछले क्लास में मैंने बता दिया था कि जैसे कि एक यहाँ पे मान लीजिए ये रस्सी है और दोनों साइड से कुछ इधर पर्सन पुल कर रहे हैं, ठीक, और कुछ इधर पर्सन पुल कर रहे हैं। ठीक, अगर ये रस्सी यहां से इस पॉइंट से हिलती नहीं है, ठीक है, इसी तरह रहती, स्टेट ऑफ मतलब फिक्स रहती है, ना इधर जा रही ना उधर, तो क्या कहेंगे हम इसे? बैलेंस्ड फोर्स। लेकिन अगर इन लोगों ने थोड़ा ज्यादा अपनी तरफ खींच लिया, रस्सी को पुल कर लिया, और इन लोगों ने थोड़ा कम किया, इनका बैलेंस, अगर फोर्स कम हो गया और इनका फोर्स ज्यादा हो गया तो क्या हो जाएगा? अनबैलेंस्ड फोर्स। लेकिन क्या होगा? अपोजिट डायरेक्शन में दो फोर्सेस है जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं है, पर डायरेक्शन भी इक्वल नहीं। डायरेक्शन क्या है? अपोजिट। ये जाहिर सी बात है, एक इधर खींचेगा और एक इधर खींचेगा। ठीक है, तो क्या बोला गया? वो तब तक रेस्ट में थी जब तक दोनों का बैलेंस फोर्स था, जब तक उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा था या फिर बैलेंस फोर्स था, ठीक है, तब तक वो रेस्ट में थी। और जैसे ही एक एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स लगाया गया तो वो क्या हुआ? वो एक तरफ चला गया। ठीक है, दूसरा केस ये हो सकता है, देखिए, जैसे आपकी एक बॉल है, ठीक है, अगर वो मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी। अब आप कहेंगे कि नहीं, जैसे बॉल जाती है लुढ़कती हुई तो कुछ देर बाद यहाँ पे जाके रुक जाती है। ठीक है, क्यों रुक जाती है? उस पर तो कोई फोर्स नहीं लग रहा, उस पर भी फोर्स लग रहा है। कौन सा फोर्स लग रहा है? देखिए, हमारा जो फ्लोर होता है, जो हमारी जमीन होती है, सरफेस होती है, वो क्या होती है? बॉल पर एक फ्रिक्शनल फोर्स लगाती है। ठीक है, जो रजिस्ट करता है उसके मोशन को, इस वजह से वो थोड़ी दूर जाके रुक जाती है। अब फॉर एग्जाम्पल, अगर जो है ये बॉल रुकी हुई है एक जगह, तो आप उससे बोलते रहो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, वो बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी जब तक आप उसे एक एक्सटर्नल फोर्स प्रोवाइड नहीं करेंगे। ठीक है, जब आप उसे एक एक्सटर्नल फोर्स यहां से पुश करेंगे, किक करेंगे, तब ये आगे बढ़ेगी थोड़ी। तो इसका मतलब क्या है? विदाउट एक्सटर्नल फोर्स कोई भी
ऑब्जेक्ट या बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी और मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब इसमें इनर्शिया का क्या काम है, देखिए इनर्शिया पे डिपेंड क्यों है ये मोशन। देखिए इसलिए है क्योंकि इनर्शिया क्या होता है पहले वो जान लेते हैं। इनर्शिया होता है द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रजिस्ट अ चेंज इन देयर स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इज कॉल्ड इनर्शिया। इनर्शिया वो होता है जो रजिस्ट करता है क्या, चेंज को, वो चेंज नहीं करने देना चाहता है किसी ऑब्जेक्ट को उसकी स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन को। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट, अब फिर से वही बात जो फर्स्ट लॉ में बोली गई है, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, तो इनर्शिया क्या करता है, उसे रोकता है। अगर कोई उसे रोक रहा है तो उसे रोकता है कि वो रेस्ट में आए। ठीक है, अगर उसी के अपोजिट कोई ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट में है तो इनर्शिया क्या कर रहा है, उसे रोक रहा है मूवमेंट करने से। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपने बस देखी होगी, बस में बैठे भी होंगे, तो बस जब रुकी होती है, ठीक है, जब रुकी होती है तो आप उस समय रेस्ट पे होते हैं, बस भी रेस्ट पे होती है। ओके, अचानक बस चलती है तो आप क्या पीछे की तरफ ऐसे जो पुल होते हैं पीछे की तरफ गिरते हैं, टिल्ट हो जाते हैं, थोड़ा सा टेढ़े। क्यों? क्योंकि आप रेस्ट में, बस ने मोशन किया पर जो इनर्शिया था वो आपके मोशन को रोक रहा था, शुरू में रोक रहा था, इस वजह से आप पीछे ऐसे टिल्ट हुए। ठीक है, और उसी के अपोजिट जब बस मोशन में है, ऑलरेडी बस मोशन में है, हम लोग भी मोशन में है, ठीक है, हम लोग मोशन में, बस भी मोशन में है, और बस में अचानक ब्रेक लग जाती है। ठीक है, अचानक ब्रेक लग जाती है तो क्या होता है, बस में ब्रेक लगने के बाद हम लोग आगे की तरफ गिरते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी जो बॉडी है वो क्या है, मोशन में है। बस तो रुक गई पर हमारी जो बॉडी है वो आगे की तरफ झुक जाती है क्योंकि ये बॉडी क्या है, मोशन में है। तो यही क्या है, इनर्शिया, किसी चीज की टेंडेंसी को रोक, मतलब किसी ऑब्जेक्ट की वह टेंडेंसी जो उसे रोकती है क्या, अपने स्टेट चेंज करने के लिए, स्टेट चेंज करने से रोकती है। मतलब अगर वो मोशन में तो मोशन में ही रहे और अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहे। ठीक है, तो ये आपका इनर्शिया हो गया। द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रजिस्ट अ चेंज in their state of rest or of uniform motion is called inertia। inertia में एक और पॉइंट भी आता है, जैसे कि आप मान लीजिए बस या फिर कोई भी गाड़ी आप टर्न कर रहे हैं तो क्या होता है, आप थोड़ा किसके, जिस साइड टर्न हो रही होते हैं, अगर फॉर एग्जांपल अगर राइट साइड टर्न कर रहे हैं तो आप लेफ्ट साइड जा रहे होते हैं, तो क्या, क्योंकि आप स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहे थे, गाड़ी अचानक टर्न हुई तो आप किधर, इस साइड थोड़ा सा टिल्ट हो जाएंगे। ठीक है, अगर आपकी लेफ्ट साइड मुड़ रही होगी तो उसके जस्ट अपोजिट आप टिल्ट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप तो स्ट्रेट लाइन पे मोशन कर रहे थे, गाड़ी अचानक टर्न की तो आपके इनर्शिया ने क्या किया, आपके इनर्शिया ने किया, आपको रोकना चाहा कि आप उस तरफ ना मुड़े। ठीक है, रजिस्ट किया आपके चेंज ऑफ डायरेक्शन को भी रोकता है कि अगर आप मोशन में और डायरेक्शन चेंज हो रहे हैं अचानक तो इनर्शिया डायरेक्शन चेंज होने को भी रोकता है। The mass of an object is a measure of its inertia, so the SI unit is kg। इसका मतलब क्या है, किसी ऑब्जेक्ट का मास ही क्या होता है, उसका इनर्शिया होता है। मतलब इनर्शिया टोटली डिपेंड्स अपॉन मास ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, मींस उस ऑब्जेक्ट का मास डिपेंड करता है इनर्शिया की वैल्यू। ओके, तो इनर्शिया के भी हमारे क्या हो जाएंगे, क्या कहते हैं, यूनिट क्या हो जाएगी, इनर्शिया की भी केजी हो जाएगी। ठीक है, और उसके बाद देखिए I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m। ठीक है, इस केस में जब I और m दोनों सेम है मतलब डिपेंड कर रहे हैं एक दूसरे पे, तो एक बात है, अगर मास बढ़ा तो इनर्शिया भी बढ़ा। मतलब इफ मास इज ग्रेटर देन इनर्शिया इज ग्रेटर, और इफ मास इज लेस देन इनर्शिया आल्सो बी लेस। ओके, तो देखिए कैसे, अब एक एग्जांपल के तौर पे देखिए, जैसे कि आप एक बाइक को अगर पुश कर रहे हैं, ठीक है, छोटी है, हम लोग आराम से पुश करके लेके चले जाते हैं। अगर उसी के अगर हम लोग एक कार को पुश करने लगे, चलिए अगर हम लोग कार को पुश करने के लिए क्या होता है, लगे तो क्या होता है, ज्यादा लोगों की जरूरत होती है। इन शॉर्ट कि ज्यादा लोगों की नहीं, ज्यादा फोर्स की जरूरत होती है। एक इंसान कम फोर्स लगाएगा, 4 लोग ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो ज्यादा फोर्स की जरूरत होती है। क्यों? क्योंकि उसका इनर्शिया बढ़ा है। उसका इनर्शिया क्यों बढ़ा है? क्योंकि उसका मास बढ़ा है। ठीक है, मास ऑक्युपाई स्पेस ज्यादा ही घेरती है कार, तो मास बढ़ा है। ठीक है,
मास बड़ा है तो इनर्शिया भी बड़ा होगा, मतलब जितना बड़ा मास उतना ज्यादा वो रेजिस्ट करेगी क्या, अपनी स्टेट को चेंज होने से रोकने के लिए। ठीक है, तो यहां पे आपको समझ में आ गया। इसे लॉ ऑफ इनर्शिया क्यों कहते हैं, क्योंकि इट टोटली डिपेंड्स अपॉन इनर्शिया। किसी ऑब्जेक्ट का इनर्शिया जितना ज्यादा उसका मास भी उतना ही ज्यादा, या फिर मास जितना ज्यादा उतना ही उसका इनर्शिया ज्यादा होगा, और वो उसको मूव करने में के लिए या फिर मूव करने से रोकने के लिए उतना ही ज्यादा हमें फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको लॉ ऑफ मोशन समझ में आया होगा, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। नेक्स्ट टर्म पे हम पढ़ेंगे सेकंड लॉ ऑफ मोशन, जो कि लॉ ऑफ मोमेंटम भी बोलते हैं जिसे। ठीक है, अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।